हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने इंडियन इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन होगा ग्रोथ मॉडल्स पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है, तो एक ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग। आर्थिक विकास के हैरोड डोमर मॉडलों की तुलना कीजिए। आर्थिक विकास देशों पर मतलब अल्प विकसित देशों पर ये मॉडल कहाँ तक लागू होते हैं। तो आपको क्या करना है, हैरोड डमर मॉडल जो है उसका आपको कंपेयर करना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये जो मॉडल है ये अल्प विकसित देशों में कहाँ तक लागू होती है। चलिए न, इसी सवाल को कैसे पूछा जा सकता है, तो हैरोड डोमर मॉडलों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल कि हैरोड के विकास मॉडल को स्पष्ट कीजिए और कौन सी विशेषताएं, जो विशेष बारीकियां हैं, जो बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये डॉमर के मॉडल से कैसे भिन्न हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जो हैरोड का मॉडल डॉमर के मॉडल से अलग है। और इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डोमर के विकास मॉडल को समझाइए और इसकी परिभाषाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं आंसर। देखिए, सवाल जो भी दिया हुआ है, किसी भी सवाल को शुरू करने से पहले उसके बारे में हम लोग को इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। अगर इंट्रो देंगे तो कम से कम उस मॉडल से रिलेटेड हम लोगों को बातों को लिखना है। ये यहाँ पे बहुत लंबा सा दिया हुआ, आपको जितना लगता है कि छोटा लिखना चाहिए तो आप उसको अपने सुविधा अनुसार उसको छोटा कर लेना। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे परिचय, इसमें इंट्रोडक्शन क्या करना है, जिसके बारे में आपको बताना है। तो हैरोड और डॉमर के आर्थिक मॉडल में के वृद्धि उन्नत देशों के अनुभव पर आधारित है। याद रखिएगा कि हैरोड और डॉमर का जो आर्थिक मॉडल है वो उन्नत देश के अनुभव पर आधारित है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं उस कंट्री के अनुभव पर आधारित है, कैसे उन लोगों ने अपना डेवलपमेंट किया। वे प्रमुख रूप से उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था में एक सतत एकरूप वृद्धि की आवश्यकता का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। इसमें यह बताया गया कि उन्नत पूंजीवादी जो देश हैं, यानी कि डेवलप्ड कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी के लिए है, और ऐसी अर्थव्यवस्था में एक कंटिन्यूअसली फॉर्म में क्या होता है कि वृद्धि के कार्य होते रहती है, पर वो कैसे करते हैं उसके बारे में ही इसमें विश्लेषण दिया गया है। हैरोड तथा डोमर दोनों का ही लक्ष्य एक अर्थव्यवस्था में सपाट और निर्विघ्न कार्यकरण के लिए आवश्यक आय वृद्धि की दर खोजना है। ये दोनों का मॉडल किस पे आधारित है कि अर्थव्यवस्था में कैसे कोई एक लक्ष्य है जिसमें आय वृद्धि हो या फिर विकास हो, उससे रिलेटेड इन चीज़ों के बारे में डिपेंडेंट है ये मॉडल। अपने पूर्ववर्ती विचारकों की भांति डेमोर हैरोड और डोमर ने भी आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में विनिवेश को प्रमुख स्थान दिया। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से इनके जो पूर्ववर्ती यानी कि जो पिछले जो अर्थशास्त्री होते थे, जो विचारक थे, फिलोसफर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, जो विचारक थे ना, उन लोगों ने जो अपने विचार दिए, हैरोड और डोमर ने भी अपने आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में निवेश को ही कहा कि निवेश बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं विशेष रूप से उसकी द्वैत प्रकृति को भी अपनाया है, द्वैत प्रकृति को अपनाया है। उसके एक तरफ निवेश आय में वृद्धि करता है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक को बढ़ाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। ये भी याद रखिएगा कि अगर निवेश आय में वृद्धि करता है तो आय जब लोगों की बढ़ती तो बचत की ओर लोगों को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब उसकी ओर लोगों को अग्रसर करता है। तो जब बचत होगी तो पूंजीगत स्टॉक यानी कि पूंजी निर्माण भी बढ़ेगा, इससे उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। पहले को निवेश का मांग प्रभाव और दूसरे को पूर्ति का प्रभाव कहा जाता है। इसलिए एक अर्थव्यवस्था में तब तक निवेश बढ़ता रहेगा जब तक वास्तविक आय तथा उत्पादन का विस्तार होते रहेगा। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में तब तक निवेश बढ़ेगा जब तक कि वास्तविक आय और उत्पादन का विस्तार होगा। अगर वास्तविक आय में कमी होगी, उत्पादन का स्तर नीचे होगा, तो निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आय का पूर्ण रोजगार संतुलन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वास्तविक आय तथा उत्पादन के विस्तार उसी दर से हो जिस दर से पूंजीगत स्टॉक की उत्पादन क्षमता के विस्तार हो रहा है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि आय का अगर पूर्ण रोजगार स्तर को बनाए रखना है, संतुलन को बनाए रखना है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि वास्तविक आय का उत्पादन यानी कि जो वास्तविक आय है और उत्पादन का विस्तार दोनों में उसी दर में कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए,
उसी दर से होना चाहिए जिस दर से पूंजीगत स्टॉक में उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद यदि पूंजी निर्माण के साथ साथ आय नहीं बढ़ती है, मतलब पूंजी निर्माण हो रही है पर लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, तो याद रखिए लोगों की या देश की आय नहीं बढ़ रही है, तो इसका परिणाम पूंजी और श्रम को बेरोजगारी यानी कि बेरोजगार करने से होगा, याद रखिएगा। यानी कि अगर आय बढ़ रही है पर आय बढ़ने के साथ साथ जो इसका परिणाम पूंजी या श्रम, यानी कि पूंजी का निर्माण तो हो रहा है पर आय नहीं बढ़ रहा है, ऐसे समझिए कि अगर पूंजी तो बढ़ रही है पर आय नहीं बढ़ रही है लोगों की, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि पूंजी और श्रम को बेरोजगार करने का होगा। तो आय के साथ साथ क्या होना चाहिए, यानी कि यदि अगर पूंजी बढ़ रही है तो आय भी बढ़ना चाहिए। दीर्घकाल में रोजगार, निवेश और आय की वृद्धि का फलन होता है, ये याद रखिएगा कि दीर्घकाल में जो रोजगार, निवेश और आय की वृद्धि का फलन होता है। अतः यदि दीर्घकाल में रोजगार को बनाए रखना है या दीर्घकालीन असंतुलन से बचना है तो शुद्ध निवेश में लगातार, मतलब शुद्ध निवेश में लगातार क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। और इसके लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि दर से अवश्य होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आज वृद्धि हो गई उसके बाद कुछ दिन रुक जाओ फिर उसके वृद्धि की ओर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू होना चाहिए, जो बढ़ते हुए पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपभोग करने के लिए पर्याप्त होता है। तो हैरोल्ड और डोमर ने आय वृद्धि की इस आवश्यक दर को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर या अभिष्ट वृद्धि दर या आवश्यक वृद्धि दर का नाम दिया है। तो ये आप लोग याद रखना कि हैरोल्ड डोमर ने आय वृद्धि के इस जो आवश्यक रेट को बताया है, पूर्ण मतलब आवश्यक दर को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर या अभिष्ट वृद्धि दर या साथ ही साथ आवश्यक वृद्धि दर का भी नाम दिया है। तो अब यहाँ पे कि हैरोल्ड डोमर की जो मॉडल है, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। अब है कि इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि हैरोल्ड डोमर का जो विकास मॉडल है किस किस मान्यताओं पर आधारित है। तो इसके कुछ मान्यताएं हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं आपको कर दे रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। चलो, तो ये हो गया। तो जिस प्रकार हैरोल्ड डोमर का विकास मॉडल से प्राप्त निष्कर्ष के समान उसी प्रकार इनकी कुछ मान्यताएं हैं जो अपनी मान्यताओं पर आधारित हैं। तो पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में आय के क्षेत्र में एक प्रारंभिक रोजगार संतुलन हमेशा विद्यमान रहता है। मतलब इन दोनों के अनुसार क्या है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा आय के क्षेत्र में एक प्रारंभिक रोजगार आता है, यानी कि लोग रोजगार में रहते हैं। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इनके मॉडल में याद रखिएगा कि सरकारी क्षेत्र का यानी कि गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार से बिल्कुल क्या करती है, अलग रहती है। उसके बाद ये मॉडल बंद अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं जिसमें विदेशी व्यापार का अभाव पाया जाता है। ये जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है ये एक बंद अर्थव्यवस्था पर लागू होता है जिसमें विदेशी व्यापार का अभाव पाया जाता है, यानी कि विदेशी व्यापार जो होती है वो बिल्कुल होती नहीं है, बहुत कम। चौथा है औसत बचत प्रवृत्ति। याद रखिएगा औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होती है। इसमें इनके मॉडल में औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी, दोनों बराबर होगी। उसके बाद सीमांत उत्पादकता तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर होती है। इसमें सीमांत उत्पादकता और जो सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। विनियोजन, नेक्स्ट पॉइंट है विनियोजन तथा उत्पादन क्षमता निर्माण में समायोजन स्वतः एवं शीघ्र होता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी बताया गया कि जो विनियोजन की जो प्रक्रिया है और उत्पादन क्षमता निर्माण में समायोजन क्या होता है, स्वतः और अतिशीघ्र, खुद से हो जाता है। इसमें कुछ नए टेक्निक्स को अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होता क्योंकि उन्हें अंततः जीवी मान लिया जाता है। इनके मॉडल में ये माना गया कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसमें किस तरह का मूल्य ह्रास हो ही नहीं सकता, ठीक है। उनको माना गया जब तक वो चल रहे हैं तो वो जीवी हैं, यानी कि जीवित तो काम करते रहेंगे, उसमें किसी तक खराबी होगी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर 8, पूंजी श्रम अनुपात तथा पूंजी उत्पाद अनुपात भी हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है। पॉइंट नंबर 9, मूल्य स्तर तथा ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और क्वेश्चन इसमें पॉइंट नंबर 10, बचत तथा
विनियोजन का संबंध उसी वर्ष की आय से होती है। यानी कि जो बचत हो रहा है, जो विनियोजन किए जा रहे हैं, उसका संबंध क्या होगा, उसी वर्ष से किया जाएगा जिस वर्ष में यह कार्य किया जा रहा है, जिस वर्ष में हम लोग विकास को देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 11, उत्पादक तथा विक्रेता का उद्देश्य साम्य की स्थिति को प्राप्त करना होता है। इनके अनुसार जो उत्पादक तथा विक्रेता, उनका उद्देश्य क्या होता है, साम्य की स्थिति को प्राप्त करना। उसके बाद आते हैं अर्थव्यवस्था में उपेक्षित निवेश तथा वास्तविक निवेश भी बराबर होते हैं। इनके अनुसार जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपेक्षित निवेश और वास्तविक निवेश दोनों ही क्या होता है, हम एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं वो, और एक जो रियल जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वास्तविक बचत और वास्तविक विनियोग के, अर्थात मतलब कह सकते हैं कि जो वास्तविक बचत है वह विनियोग के बराबर होगी। 30 नंबर जो पॉइंट इनकी जो मान्यता है, पूंजी संचय से देश के उत्पादन क्षमता में विस्तार होता है। और 40 नंबर है, विकास के क्षेत्र में कोई ऐसी बाधा नहीं होती जिसे दूर करना सरल ना हो। तो ये 14 पॉइंट हैं जो हैरोड-डोमर मॉडल इस पर आधारित है। तो हैरोड का विकास मॉडल पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। हैरोड का विकास मॉडल, हैरोड के विकास मॉडल की दो मुख्य मान्यताएं हैं, इसको याद रखिएगा। एक पहली मान्यता क्या है कि बचत संबंधी और उत्पादक संबंधी, पहला तो बचत से रिलेटेड है और दूसरा उत्पादक से, दोनों, और इसी को हम लोग आज पहले समझ लेते हैं क्या है। पहला, विशुद्ध बचत किसी समय से प्राप्त होने वाली आय का एक स्थिर अनुपात होता है। यह विशुद्ध बचत वास्तविक बचत की है, ना कि अनुमानित बचत। यह एक वास्तविक बचत होती है। यह बचत वास्तविक या पर्याप्त विनियोग के बराबर होती है। तो हैरोड के अनुसार जो वास्तविक बचत होती है या जो बचत होती है वास्तविक या फिर प्राप्त विनियोग के बराबर होती है। वास्तविक बचत और वास्तविक विनियोग के बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो वास्तविक बचत जो होगा वो किसके बराबर होगा, वास्तविक विनियोग के बराबर। तो इसको इन्होंने सूत्र के द्वारा बताया कि S = Y, यानी कि यहाँ पे सेविंग और ये क्या है आपका विनियोग, अर्थात बचत का अनुपात है। अगर इसको हैरोड के एक समीकरण के द्वारा समझाया जा सकता है, G × C = S। जी, यहाँ पे G का यूज़ क्या है, आय की वास्तविक वृद्धि दर से है। तो आय की वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, आय में वृद्धि बटा कुल आय। तो जो आय में वृद्धि हुई है उस वर्ष और उसकी कुल जो आय है, एक दूसरे को भागा दे दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा G का मान, यानी कि डेल्टा Y/Y। उसके बाद C, पूंजी में किया गया कुल शुद्ध योग, अर्थात जो यहाँ पे योग प्राप्त किया गया, शुद्ध योग प्राप्त किया गया, C से दिखाया गया है। तो निवेश बटा आय में वृद्धि, यहाँ पे C = I/Δy। अब यहाँ पे S हम लोग देखते हैं, औसत बचत वृद्धि अर्थात S/Y। तो औसत बचत वृद्धि कैसे निकालते हैं हम लोग, S/Y करके निकालते हैं। चलिए, S/Y है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, औसत बचत वृद्धि कहेंगे। तो उपयुक्त समीकरण में इन अनुपातों को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर दिया गया है डेल्टा Y/Y मतलब G, और यहाँ गुना एक I बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा Y, ठीक है, इसका मतलब C। अब इसको हम लोग जो बचत है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो S/Δy या फिर I/Y लिख सकते हैं हम लोग। तो S/Y हम लोगों को मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे S/Y इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो, तो हैरोड के अनुसार जो होता है वो इन्वेस्टमेंट यानी कि वो बचत के बराबर होती है, यानी कि जो वास्तविक बचतें होंगी वो वास्तविक विनियोग के बराबर होंगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है इनका, कि हैरोड के अनुसार उद्यमी द्वारा निवेश की इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि उत्पादन किस दर से बढ़ रहा है। यानी कि हैरोड ये कहते हैं कि कोई भी उद्यमी निवेश तब करेगा जब उसको ये मालूम है कि उत्पादन किस दर से बढ़ रहा है। अगर उत्पादन वृद्धि होगी नहीं तो निवेश की जो इच्छा होगी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। इस दृष्टि से पूंजी की मात्रा में अवश्य ही वृद्धि होगी यदि आय या उपज में वृद्धि होती है। चूँकि विनियोग हमेशा ही पूंजी की मात्रा पर निर्भर करता है, याद रखना कि जो विनियोग किया जाता है वो पूंजी की मात्रा पर निर्भर की जाती है कि विनियोग कितना किया जाए। तो कैसे करेंगे, जब आपके पास पूंजी होगी तभी करेंगे। अतः पूंजी में वृद्धि का मतलब है विनियोग में वृद्धि। तो पूंजी में देखिए, जब पूंजी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। चलिए, इस दशा में हैरोड के मतानुसार क्या होगा, उनके अनुसार साम्य की स्थिति
नाम दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति को साम्य स्थिति कहा गया। तो साम्य की स्थिति कब होती है? जब यहाँ पे देखिए GWCR इज इक्वल टू S, यानी कि आवश्यक वृद्धि दर और पूंजी अनुपात का गुणनफल के बराबर क्या हो जाएगा? बचत की सीमांत प्रवृत्ति होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे समीकरण जो 2 दिया गया है यहाँ पे बताया गया, तो इसमें समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है भाई? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आवश्यक वृद्धि दर यानी कि GW, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग S/CR लिख सकते हैं, यानी कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति बटा पूंजी की उत्पाद अनुपात। यह समीकरण स्पष्ट करता है कि पूंजी की पूर्ण क्षमता का शोषण करने के लिए आय, यानी कि जो आपका आय दिया हुआ है S/CR वार्षिक की दर से बढ़नी चाहिए, यानी कि ईयरली बढ़नी चाहिए। अर्थात वार्षिक आय में वृद्धि कैसे निकाल सकते हैं? तो वार्षिक आय में वृद्धि होती है सीमांत बचत प्रवृत्ति बटा पूंजी अनुपात, ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात। हम लोग इस तरह से वार्षिक आय में वृद्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुपात दिए गए हैं, यानी कि ये जो है आपका, ये कैसे होना चाहिए? वार्षिक वृद्धि पे देखा जाता है। यदि आय में एक विस्तृत दर से वृद्धि होती है तो संतुलन की अवस्था बनी रहती है, यानी कि एक ही दर से कंटिन्यूअसली वृद्धि हो रही है तो वो संतुलन की स्थिति होगी। अगर इससे कम या अधिक हो जाता है तो संतुलन की स्थिति खत्म हो जाती है। और हैरोड ने साम्य की जो स्थिति बताई है उसको स्थिर माना है ना, अस्थिर माना है। क्या माना है? अस्थिर, क्योंकि विकास की दर अन्य घटकों से प्रभावित होती है, जैसे जनसंख्या, तकनीकी, नवप्रवर्तन, ये सब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारक आ जाते हैं जो क्या करते हैं? विकास की दर को प्रभावित करते हैं। चूँकि ये घटक परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए प्रोफेसर हैरोड का कहना है कि विकास की प्रकृति जो होती है, प्राकृतिक दर, विकास की प्राकृतिक दर पूंजी की सीमांत क्षमता के बराबर हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। यानी यहाँ पे आपका G1 इंटू CR इज इक्वल टू S, और कभी ऐसा होता है कि जो CR है इसका मान जो है S के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ GN जो है इसका मान दिया हुआ है, प्राकृतिक वृद्धि दर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मतलब है नहीं है। चलिए, उसके बाद हैरोड ने अपना विकास मॉडल 3 प्रकार की वृद्धियों पर आधारित किया। पहला वास्तविक वृद्धि दर पर, दूसरा विकास की प्राकृतिक वृद्धि दर पर, और आवश्यक दर पर। तो वास्तविक वृद्धि दर पे क्या है? वास्तविक वृद्धि मतलब है कि आपका G वह दर जिस पर देश के वास्तव में विकास कर रहा है, मतलब जिस पर देश वास्तव में विकास कर रहा है। यह बचत जो होगी अनुपात तथा पूंजी उत्पादन द्वारा निर्धारित होती है। यह चक्रीय प्रवर्तन या उच्चावचन को दर्शाती है। याद रखिएगा, ये किसको बताती है? चक्रीय प्रवर्तन को बताती है, उच्चावचन को बताती है। विकास की आवश्यक या अभीष्ट वृद्धि दर वह दर होती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि हैरोड के विकास मॉडल की क्या आलोचना की गई है। तो पहला, हैरोड का यह मानना है कि पूंजी उत्पाद अनुपात तथा आय बचत अनुपात स्थिर रहते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में ये दोनों अनुपात समय समय पर क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। दूसरा है, हैरोड ने विकास की आवश्यकता दर को निर्धारित करने वाले तत्वों की और कोई संकेत नहीं किया है, कोई भी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। उसके बाद हैरोड के विकास मॉडल जो है उसका प्रारंभिक बिंदु आय बिंदु है, यानी कि जो उसका मॉडल का जो प्रारंभिक बिंदु क्या है? आय बिंदु है, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया आय वृद्धि किन कारणों से होती है। उन्होंने यह स्पष्ट ही नहीं किया कि आय वृद्धि हो रही है तो किन कारणों से हो रही है। चौथा है, हैरोड के नौ प्रवर्तन तथा ब्याज दर को पूर्णतः स्थिर माना जाता है, जबकि व्यवहार में दोनों ही क्या है? परिवर्तनशील है।